हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मॉक टेस्ट हम बान करेंगे रीजनिंग का। 20 क्वेश्चंस होंगे आपके इस टेस्ट में और 20 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आपका 10 मार्च को है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं और सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए भी रीजनिंग के टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको प्लीज़ वॉच करते रहिएगा। सभी मॉक टेस्ट जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जल्दी से विजिट कर लेना। हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तभी भी ये रीजनिंग का जो पैटर्न के क्वेश्चन है ये आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने जेकेएसएसबी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर करते हैं इस टेस्ट को स्टार्ट। अपने पास एक पेन और एक नोटबुक ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आप अपने रीजनिंग के क्वेश्चन को वीडियो को पास करके सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट में अपना 20 में से स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो सेफ स्कोर भी लास्ट में हम बात करेंगे कि इस वीडियो में कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर आ चुका है। देयर 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन 1 2 3 एंड 4 अज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया कि आपका साइलोगिज्म का, यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, इतना आपको नहीं घबराना एग्जाम में। क्वेश्चन का पैटर्न कोई भी हो सकता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आपको बोला गया कि ऑल डेस्क आर प्लेट। सारे के डेस्क क्या हैं? ऑल डेस्क जितने भी हैं वो क्या हैं? ऑल, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से थोड़ी गलती होगी। सम डेस्क, ये डेस्क आ गया। सम डेस्क आर ट्रेस, कुछ डेस्क क्या हैं? ट्रेस हैं। और सम ट्रेस आर क्या हैं? प्लेट्स हैं। कुछ ट्रेस क्या हैं? प्लेट्स हैं। ओके। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि सम प्लेट्स आर क्या हैं? डेस्क हैं। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, कह सकते हो कि ये फिगर जो है वो इस तरह से बनेगी, इस तरह से। ठीक है, देख लेते हैं कि ऑल डेक्स आर प्लेट्स। सारे के सारे डेक्स जो है वो प्लेट्स में आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट गलत। ऑल प्लेट्स आर डेक्स, ऑल वाला केस यहाँ पे गलत है। सम प्लेट्स आर ट्रेस, कुछ प्लेट्स जो हैं वो ट्रेस हैं, बिल्कुल सही है। फोर्थ, ऑल ट्रेस आर डेक्स, सारी की सारी ट्रेस हैं जो डेक्स है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन ओनली, कंक्लूजन ओनली थर्ड फॉलो करेगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, बट कि ये चीज़ें पैटर्न जो है वो इम्पॉर्टेंट। गणेश वाज टॉकिंग अ वॉक विद हिज मदर, ब्रदर, फादर की ग्रैंड डॉटर के साथ। हु वाज ही इज वॉकिंग विद, उसके साथ कौन वॉक कर रहा है? तो काफ़ी ज़्यादा सही यहाँ पे पूछा गया है कि गणेश जो है टॉकिंग कर रहे हैं, चलते चलते किसी से बात कर रहे हैं। तो टॉकिंग विद हिज मदर, तो अपनी मदर के साथ के, मदर ये उसकी आगे, मदर का आगे कोई भाई होगा, ब्रो हुआ, और ब्रो का कोई फादर हुआ, उसके ब्रो का फादर, और उसकी कोई ग्रैंड डॉटर हुई। ग्रैंड डॉटर यानी कि इस ब्रदर की कौन होगी? एक डॉटर होगी, तभी तो वहाँ पे रिलेशन बन पाएगा। अब बोल रहा है कि ये कौन है? ये वो लड़का है, गणेश है। तो पूछ रहा है कि हु वाज ही वॉकिंग विद हर, उसके साथ कौन वॉक कर रहा है? तो उसकी कज़न वॉक कर रही है। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनाएगा? कज़न। डॉटर के साथ मतलब कि उनकी लड़की के साथ है, अपने मामू की लड़की के साथ है, तो इट मीन्स कि वो उसकी कज़न हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चंस मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम में लेटर सीरीज के रिगार्डिंग बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनके लिए रेडी रहना। 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है, तो 20 में से ज़रूर नहीं कोशिश करनी है कि 18 टू 19 मार्क्स आपके बनने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, इतना तो आपको कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट ही क्वेश्चन देखो। यू और ओ के बीच का गैप देखो सबसे पहले। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये ए बी सी होती है वो लिखनी पड़ती है। ए बी सी भी हमें क्या करनी पड़ती है? लिखनी पड़ती है। तो देख लो क्या कर रहा है यहाँ पे, पूरा पैटर्न क्या चल रहा है। यू के बाद तो ओ नहीं आता, बट ओ से पीछे कौन आता है? यू से पीछे कौन आता है? ओ आता है। ओ से पीछे आई आता है, आई से पीछे ई आता है। यही पैटर्न लग रहा होगा। अब बी के बाद क्या आ रहा है? बाई आ रहा है। पैटर्न फॉलो कर लेते हैं हम यहाँ पे कि बी के बाद क्या आ रहा है। बी के बाद यहाँ पे आ रहा है, मैं एक बार यहाँ पे लिख लूँ इस चीज़ को अच्छे से, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एग्जाम में क्या होता है कि इस तरह से भी हमें कई बार लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। यू के बाद आ रहा है ओ, क्या केस बन रहा है कि यू के बाद ओ आने के चांसेस हैं?
ये रहा मेरा यू। 1 2 3 4 5, 5 का गैप लेके कौन आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ के पीछे आई आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 का गैप लेके पीछे कौन आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ई का गैप लेके 5 पीछे चल जाते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। आई के पीछे ई आ रहा है, आई के पीछे कौन आ रहा है, ई आ रहा है। 1 2 3 का गैप लेके कौन आ रहा है, ई आ रहा है। 2 बार 5 का गैप रिवर्स में अल्फ़ाबेट को अगर रीड करूँ तो 2 बार यही सीन फॉलो हो रहा है, तीसरी बार क्या हो रहा है कि 3 का गैप लेके हो रहा है। तो इट मीन्स इसके पीछे 3 का कौन होगा, ई के पीछे 3 कौन होगा, ए होगा। तो पहला लेटर आएगा ए। तो ऑप्शन आप बी मार्क करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो बी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन को भी देख लो ज़रा, क्या पैटर्न है यहाँ पे कि 8 है, 15 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क है, 56 है और 75 है। पैटर्न क्या लग रहा है, इसमें गैप है जो 7 का है, इसमें जो गैप है वो कितना है, 11 का है। इसका गैप जो जब देखोगे तो कितना होएगा, 19 का गैप है। यानी कि ये कोई ना कोई क्या चल रहा है, प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। तो इसका गैप जो होना चाहिए वो 13 होना चाहिए, इसका गैप होना चाहिए 17 होना चाहिए। अगर इसको प्लस करके हमारा आंसर आ जाता है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे आ गया मेरा 39। 39 में 17 प्लस करूंगा मेरा 56 आएगा। ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, कि थर्ड पोजीशन क्या होगी। चलो करो स्टार्ट। सबसे पहले कौन होगा यहाँ पे, एन ए टी सभी में लगा हुआ है, आई भी लगा हुआ है, आई भी लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। और बी पहले आता है कि ओ पहले आता है, सारी सी बात है, बी पहले आएगा कि ओ पहले आएगा। यू बी डब्ल्यू, ओ पहले आएगा तो बी का तो फिलहाल तो यहाँ पे कोई केस है नहीं, बी तो बाद में आने के चांसेस बन रहे हैं। ओ पहले आएगा, एन भी पहले आएगा और ए भी यहाँ पे क्या होगा, पहले ही आएगा। ए पहले आएगा इस केस में, इसमें भी ए पहले, इसमें भी ए पहले। अब एल एल में लगा हुआ है, आई आई में भी कंपटीशन होगा। लेटी आएगा या फिर इस टी आएगा, एस के बाद टी आता है तो पहला कौन होगा, नेशनलिज्म यहाँ पे फॉलो करेगा। तो उसके बाद एस के बाद आता है टी, सेकंड ये, उसके बाद नेशनल, थर्ड ये, फोर्थ और फिफ्थ। तो थर्ड प्लेस किसकी पोजीशन है, नेशनल की है। सो ऑप्शन यहाँ पे नेशनल होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी उस क्वेश्चन में, कुछ एरर हो सकता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड फ्रॉम द अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन में से किसी को क्वेरी हो रीजनिंग में कोई क्वेश्चन की तो बता देना, कुछ गलत सॉल्व हुआ हो। ठीक है, ऑड है इसमें से। कऊ है लैंड पे सर्वाइव कर सकती है, लाइन भी लैंड पे सर्वाइव कर सकता है, मैन भी कर सकता है। फिश जो है लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकती, वो पानी में ही रहती है। अब यहाँ पे भी कुछ वर्ड को इंटरचेंज करके आपने आंसर बना, देखो मैथमेटिकली ऑपरेशन, मैथमेटिकली रीजनिंग आपकी है तो आपको ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी। 7 into 4 करोगे तो कितना होगा, पहले तो आपको कुछ वर्ड हैं जो इंटरचेंज करने पड़ेंगे। मैं एक बार इसको एग्जैक्ट में देख लूँ कि किस किस को चेंज कर सकते हैं हम। आपको पहले इसको इसको चेंज करके देख लो, इंटरचेंज कर ऑप्शन के थ्रू भी इस चीज़ को कर सकते हो आप। 7 into 4 तो एज इट रहेगा। डिवाइड में कितना चला जाएगा, डिवाइड में 12, प्लस में आपका 14 और प्लस आपका 13, ये चला जाएगा 3 बार। और क्या होगा यहाँ पे, और ये तो मल्टीप्लाई 7 और 14, 21, 21 और 30 कितना हो जाएगा, सॉरी 51 करोगे तो ये 17 के साथ जाएगा, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको फॉलो नहीं करेगा। इसको उठाओ, मैं भी ऑप्शन को देख लूँ पहले कि 14 into 4 डिवाइड में कितना, 14 into 4 डिवाइड में 7 और प्लस में 12 प्लस 30, 50 आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इसको काट दो 2 बार, 4 दूनी हो जाएगा 8 सर, 8 + 12 20, 20 + 30 कितना 50। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है कि इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ द, ए मीन्स इसका मतलब है कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, प्लस का मतलब है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज अ पी इज़ द सिस्टर ऑफ आर, पी है जो सिस्टर है। प्लस में अगर करूँ तो पी, पी है जो फादर है क्यू का, और पी और आर का कोई रिलेशन हो सकता है, क्यू भी आगे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का ए इज़ द ब्रदर ऑफ, ये पी है जो फादर है इसका और ये है इसकी ब्रदर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। दूसरा मैं देखूँ कि पी जो है
पी है जो सिस्टर है क्यू की, और मल्टीप्लाई का केस हमें बताता है कि क्यू जो है ब्रदर है आर का, तो इट मीन्स कि ये दोनों हैं जो तीनों सिबलिंग्स बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल फॉलो करेगा, ये पी का ही रिलेशन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉलो नहीं कर रही है ग्रुप के साथ बैठ के। ये भी ए बी सी के ही कारण आपको पढ़ना पड़ेगा, देख लो ज़रा। सी डी ई एफ, एग्ज़ाम में आपको बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख दी तो ए बी सी तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर मैं ना लिखूं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। टी वाई जेड, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एफ़ के बाद के आ रहा है, एफ़ की पोजीशन यहाँ पे 6 है। फेस वैल्यू अगर मैं बात करूँ, सॉरी प्लेस वैल्यू, के की यहाँ पे 11 है, तो बीच का गैप देख लो, 4 का गैप लेके फिर आपका रिवर्स हो रहा है, 4 का गैप आगे 4 का गैप पीछे फिर जाके, है ना। ठीक है। उसके बाद सी का, सी के मतलब क्या होना चाहिए, सी के आगे 4 गैप, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, नहीं पी को फॉलो कर लेते हैं। पी के आगे आ रहा है जू, 1 2 3 4 का गैप, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये भी ठीक है अकॉर्डिंग टू ए और सी। डी ऑप्शन देख लेते हैं, सी के बाद आकर आपका एच, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्स, 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, ए भी ठीक है, पर बी ऑप्शन यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ऑड है यहाँ पे। उसके बाद देख लो इस क्वेश्चन को, ये भी अल्फ़ाबेट वाला ही है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं भाई। गोस्ट, गोस्ट का कोड क्या हो रहा है, गोस्ट का कोड है BBSMM। देखो टी यू के बाद क्या आता है, बी आता है, टी यू के क्या आता है, बी आता है। STU, एस टी के बाद क्या आता है, यू आता है, फिर बी आता है, फिर आता है STUP, फिर 2 का गैप लिया है सुनने, है ना। फिर उसके बाद इस तरह से करना है। फिर देख लेता हूँ मैं पहले कोड को, इसको कि एस के बाद क्या आएगा, यू आएगा, एस के बाद क्या आएगा, यू आएगा। डी के बाद क्या आएगा, फिर डी के बाद सर आपका कितना आ रहा है, DEF, फिर आएगा जी, यू जी कहाँ पे, ऑप्शन ए निकलो, ऑप्शन ए ही यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिगर वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, ध्यान से करिएगा। ये वाला पोर्शन देख सकते हो इन दोनों का सेम है, यानी कि ऑपोजिट के केस में, तो यहाँ पे जो आएगा वो कैसा होगा, वो यहाँ पे सर कैसा होगा, इसके ऑपोजिट में होगा, इस तरह से होगा, और उसके यहाँ पे कोई डॉट होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ कि इस तरह से होगा, डॉट ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अभी तक हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, ओके, पी है जो हस्बैंड है क्यू का, और आर इज़ द फादर ऑफ क्यू, आर जो है फादर है क्यू का, और एस इज़ द सन ऑफ आर, एस इज़ द सन ऑफ आर, ओके, एस है जो सन है आर का, और टी इज़ द मदर ऑफ आर, टी जो है वो मदर है किसकी, आर की है। हाउस पी रिलेटेड टू टी, पी क्या रिलेट करेगा टी के साथ, टी इज द मदर ऑफ आर, ओके। हाँ, सन है, सन है, ठीक है, सन है डॉटर के हस्बैंड का, बिल्कुल सही, उसकी डॉटर, सन के उसका आगे बेटा है, बेटे की आगे डॉटर है, डॉटर का क्या है वो हस्बैंड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूज होना पड़ता है ना, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है। यहाँ पे बताओ कि कौन सा क्या होगा, यहाँ पे भाई पूरा का पूरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ही आता है कीबोर्ड और सीपीयू उसी में आता है, सो ऑप्शन यहाँ पे बी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, बट बन सकते हैं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन। स्क्वायर शेप में कोई टेबल है, स्क्वायर शेप में कोई टेबल है भाई, उसने बोला है कि इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ कॉर्नर की तरफ देख रहे हैं, कुछ आपके सेंटर की तरफ से अंदर को देख रहे हैं। मैं ऐसे बना, सॉरी ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है ना। चलो अब बैठते हैं, अब बैठते हैं जैसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, टेबल बन गया मेरा। एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर, सॉरी स्क्वायर, सर्कुलर नहीं है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं सर्कुलर बेस्ड होते हैं। फेसिंग द सेंटर, सेंटर में देख रहे हैं, सम ऑफ देम आर सिटिंग इन द कॉर्नर, कुछ कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, कुछ सेंटर में बैठे हुए हैं, टोटल 8 पर्सन है।
वाइल सम सीटिंग द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ दी साइड्स, सेंटर के साइड सेंटर में भी बैठे हुए हैं, मैंने बिठा दिए। ई सीट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ बी, ई है जो थर्ड टू दी राइट ऑफ बी है, मैं मुझे इनकी पोजीशन नहीं पता। देखो कोई ई है जो सेंटर में बैठ सकता है, कॉर्नर पे बैठ सकता है। बी सीट्स एट द एक्सट्रीम कॉर्नर, बी कौन है, बी कहीं कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो बी को मैंने किसी कॉर्नर पे बिठा दिया, कहीं भी बिठा दो। उसने बोला कि ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट, थर्ड राइट कहाँ पे होगा इसका, इस साइड होगा, तो थर्ड राइट पे यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो मैं ई को यहाँ पे बिठा देता हूँ कि ई सेंटर में बैठा हुआ है। जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी है जो सेकंड राइट पे बैठा हुआ है, तो जी यहाँ पे बढ़ जाएगा आराम से। और ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जी और एफ, जी और एफ के बीच में एक ही पर्सन बैठ सकता है, तो जी और एफ के बीच में ओनली वन पर्सन, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, ए है जो इमीडिएट राइट ऑफ एच में बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट की एच की अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएट राइट ऑफ एच जो है यहीं पे बैठ सकता है और कहीं भी बिठा सकते हैं आप उसको। ओनली थ्री पर्सन सीट बिटवीन ए और डी, ए और डी के बीच में तीन भी पर्सन बैठ सकते हैं, 1 2 3, और डी यहाँ पे आ जाएगा, सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा जो बचा हुआ है। तो हु सिट्स इन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे जी होना चाहिए, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि 48 कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है 2305 के साथ। 48 का मतलब है कि 48 का अगर आप स्केयर करोगे तो कितना होएगा, 2304 होता है, तो इसमें +1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2305। तो ये किसका होता है, अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, तो ये होता है 73 का, 73 का यानी कि 5329 होता है, प्लस आप इसमें 1 करोगे तो 5330 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स बिटवीन ए और पी, देयर फेस वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल। सर यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे प्लेस वैल्यू आनी चाहिए थी, प्लेस वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल होनी चाहिए 3 के साथ, ए और पी के बीच में देखने हैं हमने, ठीक है। प्लेस वैल्यू अगर मैं सी की बात करूँ थर्ड होती है, सी आ गया, 6F हो गया, ठीक है ना, और कौन हो गया 9 पे कौन आता है, आई आता है, एल आता है, 15 में आता है ओ आता है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 ही तो हैं, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब साइन भी चेंज करने हैं, नंबर भी चेंज करने हैं, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं इसको एक ही वर्ड को उठाऊंगा, ऑप्शन सी को, क्योंकि इसका यही करेक्ट ऑप्शन है। तो एक बार चेंज करके भी देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो गई। 5 और 3 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, 15 आपका एजिट रहेगा, नीचे 3 आ जाएगा, माइनस में आपका माइनस का सॉरी प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और उसके बाद आपका प्लस का हो जाएगा माइनस 8 के साथ 5 की मल्टीप्लाई, देखते हैं कि 290 आता है कि नहीं आता है। यह कट गया 5 बार, और ये हो जाएगा 330, और 330 में आपको 40 माइनस कटाना है, तो आपका 290 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एजुकेटेड भी दिए गए हैं, शॉपकीपर्स दिए गए हैं, और कुछ फीमेल्स दिए गए हैं। हाउ मैनी शॉपकीपर्स आर देयर हु आर फीमेल, जो कि शॉपकीपर्स फीमेल्स तो हैं बट नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं है वो। देखो शॉपकीपर के अंदर फीमेल्स कौन कौन सी आ रही हैं, 8 भी आ रही है, 8 जो है वो एजुकेटेड भी है, शॉपकीपर्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। 7 जो है वो कौन है, वो सिर्फ फीमेल है जो कि एजुकेटेड नहीं है, सो इसका आंसर 7 होना चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए वुमेन पार्टी, सुमन सेड, सुमन ने कहा कि हर फादर इन लॉ ओनली सन इज माई ओनली ब्रदर फादर, ठीक है। एक पॉइंट किया गया फीमेल को, ये फीमेल है, इसके बारे में बोला गया कि इनके जो फादर इन लॉ हैं, इनके जो फादर इन लॉ हैं जो इज द ओनली, देखो फादर इन लॉ का कहना मतलब इनका कोई हस्बैंड होगा, उनके हस्बैंड के फादर हैं, ठीक है ना, इनके फीमेल के इसके हस्बैंड के फादर हैं, जो कि हर फादर इन लॉ ओनली सन, उनका जो सन है एच इज ओनली ब्रदर का फादर, इज ओनली ओनली इज माई ओनली ब्रदर फादर, तो मेरे क्या बोला गया इसमें, इज माई ओनली ब्रदर, मेरा एक इकलौता ब्रदर के फादर हैं, क्या बोला गया है इसमें, थोड़ी स्टेटमेंट में एक बार फिर से बनो, थोड़ा रीजनिंग है ही सब्जेक्ट है ऐसा, थोड़ा दिमाग घूम जाता है इसमें, खासकर ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे आ गई वो फीमेल, हो सकता है आपने सब सॉल्व कर दिया हो इसको, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ गया उसका हस्बैंड, ठीक है, तो इसके कोई फादर रहे होंगे,
यहाँ पे बोला गया कि हर फादर इन लॉ ओनली सन, जो उनका इकलौता बेटा है, ओनली ब्रदर के फादर, यानी कि मेरे ब्रदर के वो फादर हैं। इट मीन्स कि अगर सुमन यहाँ पे है तो सुमन का कोई यहाँ पे ब्रदर होगा, तो ब्रदर उसके ओनली ब्रदर के फादर हैं। तो हाउ इज सुमन रिलेटेड टू, तो हाउ वुमेन रिलेटेड टू सुमन, सुमन क्या वुमेन क्या रिलेट करेगी, मदर रिलेट करेगी उसके साथ। ठीक है, बवाल था ये क्वेश्चन है। हम्म, बनाओ इसको भी जरा, क्या बोलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लग रहा है कोई पैटर्न, लग रहा है तो लगाओ जल्दी से। ए के बाद कहीं ना कहीं ओ आ रहा है, एल के बाद कहीं ना कहीं कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। एल की पोजीशन 12 होती है प्लेस वैल्यू, जेड की वैल्यू होती है 26। बीच का गैप अगर देखें तो 4 और 1 है ना, यानी कि 12 ही इनके बीच का गैप है, क्योंकि प्लेस वैल्यू तो है इनकी, है ना। उसके बाद ए की पोजीशन यहाँ पे 1 होती है, इसमें ए बी सी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। बी सी डी ई, देखो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे ए बी सी आपको ज़रूर लिखनी पड़ेगी, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, आगे हम यहाँ पे, अब कोई इशू नहीं है। ए के बाद कौन आ रहा है, ओ आ रहा है यहाँ पे, तो ए की पोजीशन यहाँ पे, ओ की पोजीशन यहाँ पे। तो अगर बैकवर्ड अगर काउंटिंग करूँ तो क्या आप बैकवर्ड में हो सकता है क्या, ए के पीछे अगर जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का गैप लेके आ रहा है कौन, ओ आ रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं कि एल की पोजीशन जी पे क्या बन रही है, कि 14 बन रही है कि 11 बन रही है। एल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस, बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है। समझे मेरी बात को, बैकवर्ड काउंटिंग होगी। जेड से पीछे अब मुझे जाना पड़ेगा, जेड को सॉरी एच से पीछे मुझे जाना पड़ेगा 11 का केस लेके। एच से पीछे कौन है, एच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कौन आएगा, बी आएगा, पहला लेटर आएगा मेरा बी, तो बी ऑप्शन में 2 में है। एन के बाद सी क्या केस बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का गैप लेके फिर आ रहा है सी। तो टी का आई के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, टी का आई के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10 का बन रहा है। तो इट मीन्स एन को भी पीछे जाके 10 का गैप लेके किसी नंबर को उठाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सी आएगा, बी सी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा, सी ऑप्शन। तो हाई होप गाइस, आज का मैं आपको इन क्वेश्चन के बारे में बताऊँ, ये क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा लॉजिक लग सकता था, कुछ क्वेश्चन आपने स्किप भी कर सकते थे, बट उनको बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है जब हम रीजनिंग पे करने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें थोड़ा आसान आसान सा पैटर्न लगता है, वही हमारे माइंड में सॉल्व, क्योंकि हमारी तब हम थोड़ा पैनिक होते हैं, नर्वस होते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमारा माइंड थोड़ा शांत हो जाता है फिर हम टफ से टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सको, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि रीजनिंग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसको आप सॉल्व ना कर सको, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब मैथ में चीज़ें हो सकती हैं, हेरा फेरी हो सकती है, बट आपका पकड़ अगर अच्छी है मैथ में तो मैथ में भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। जिन बच्चों का स्कोर 15 to 16 इस एग्ज़ाम इस आज के टेस्ट में आया है, बढ़िया स्कोर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट भी आपके मॉक टेस्ट को जल्दी ही लाया जाएगा। पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए, वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए, सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आज का ये टेस्ट था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। सो बाय, टेक केयर, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।